तो चलें स्टार्ट करते हैं जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचे हुए हैं। आई होप कि आप सबने टेस्ट सीरीज को अटेंड कर लिया होगा अच्छे से और क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज भी करते जाएं, है ना। जो क्वेश्चन हमें नहीं आते टेस्ट सीरीज में तो उसमें जो हमें जो पीडीएफ मिलती है या मैं जो पीडीएफ आपको भेजती हूँ तो उसमें जो आंसर रहता है उसको आप रिवाइज करते जाइएगा, ताकि दूसरी जब टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे या फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे उस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उसको अटेंड कर लें। टेस्ट सीरीज़ का यही एक बेनिफिट होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य विधानमंडल द्वारा, सी संसद द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब राज्य की ये सेवा है जरूर है, लेकिन इसका गठन जो है वो संसद करती है, ना कि राज्य विधानमंडल। ठीक है, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी संसद द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, बी प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना, या डी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, या डी उपर्युक्त सभी। तो कह रहे हैं कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, यानी कि इनमें से क्या क्या सम्मिलित है। देखिए, अगर बात करें सेबी के बारे में तो यहाँ पर जो उपर्युक्त बताए गए हैं कथन, यानी कि ऑप्शन डी, जो हमने सारे ऑप्शन देखे हैं ऑप्शन ए बी सी, तो कह रहे हैं कि सारे ऑप्शन यानी कि सारे, तो मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, यानी कि ये सारे कार्य ही सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं, जितने भी ये फैक्ट दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है। ऑप्शन है एस्बेस्टस, बी सेलुलाइड, सी पन स्पके या डी अनभ्रक। ठीक है, आई थिंक यहाँ मिस प्रिंट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। ठीक है, तो अनभ्रक बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है कृषि विपणन, बी कृषि साख, सी उपभोक्ता सहकारिता या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत में अगर बात करें तो सहकारिता आंदोलन आपका कृषि साख क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कृषि साख के क्षेत्र में प्रथम सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्नलिखित किस वर्ग को हानि होती है। ऑप्शन है उत्पादक को, बी व्यापारी वर्ग को, सी ऋणी को या डी वेतनभोगी कर्मचारी को। तो अगर बात करें मुद्रास्फीति के बारे में कि मुद्रास्फीति की अवस्था, अगर बात करें मुद्रास्फीति के कारण तो वास्तविक आय में क्षरण होता है, बचत हतोत्साहित होती है क्योंकि जब चीज़ें महंगी होती है तो आप बचत नहीं कर सकते हैं, तथा भुगतान संतुलन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो अर्थव्यवस्था का ऐसा वर्ग जिसको महीने के अंत में एक स्थिर आय प्राप्त होती है, जो मतलब वेतनभोगी कर्मचारी मजदूर होते हैं, इनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा वेतनभोगी कर्मचारी को। ठीक है, इन्होंने कहा है ना कि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित किस वर्ग को हानि होती है, तो वेतनभोगी कर्मचारी को हानि होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विनिमय दर में स्थायित्व, बी रोजगार सृजन, सी विकास एवं मूल्य स्थिरता या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं, जो मौद्रिक नीति से संबंधित, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण एवं संचालन आरबीआई द्वारा किया जाता है, ये तो सबको पता है। आरबीआई इसके लिए रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात इत्यादि उपकरणों का प्रयोग करता है मौद्रिक नीति को चलाने के लिए। आपका जो भी है रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, इन सबको आरबीआई क्या करता है कि मैनेज करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य है विनिमय दर में स्थायित्व, रोजगार सृजन, विकास एवं मूल्य स्थिरता, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए, ये अवसंरचनात्मक होता है। कौन? एफडीआई। बी, इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। सी, यह अल्पकालिक निवेश होता है। या डी, इसका आय एवं रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं। विदेशी निवेश के दो घटक होते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सेकंड पोर्टफोलियो निवेश। जब उत्पादन के साधन, भूमि, मशीन, पूंजीगत सामग्री में विदेशी निवेशक व्यक्ति या कंपनी प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यह अवसंरचनात्मक और दीर्घकालिक निवेश होता है, मतलब कि कोई 10 साल के लिए निवेश कर सकता है या कोई 30 से 40 साल के लिए भी कर सकता है ना। तो वही कह रहे कि यह अवसंरचनात्मक और दीर्घकालीन निवेश होता है। इससे देश में भौतिक पूंजी का निर्माण होता है जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होता है। तो सी हो जाएगा, यह अल्पकालिक निवेश होता है। कौन सा असत्य है? तो देखो इन्होंने कहा ना कि यह अल्पकालिक निवेश होता है। अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों हो सकता है, केवल अल्पकालीन नहीं हो सकता। तो इसी ऑप्शन यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति क्राउडिंग आउट प्रभाव को दर्शाती है। ऑप्शन है जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी हो। बी, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में वृद्धि हो। सी, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा परिवेश में ना तो कमी हो और ना ही वृद्धि हो। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्राउडिंग आउट का प्रभाव क्या हो सकता है इसमें से, वो हम पहले बात करते हैं। देखिए, मंदी जब आती है, मंदी के उपचार के लिए सरकार द्वारा व्यय बढ़ाने पर कुल मांग, राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है। ब्याज दरों में वृद्धि का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। देखो, इसे नॉर्मल भाषा में समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आपको पता है जब कोविड-19 आया था तो मंदी कितनी आ गई थी, है ना। चीज़ें, कोई चीज़ें कितनी महंगी मिल रही थी, कुछ चीज़ें तो मिल ही नहीं रही थी। तो उस समय क्या होता है कि सरकार, जो इकोनॉमिक्स होते हैं, हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, वो कहते हैं कि जब मंदी हो तो उसमें पैसे आप डालो। ठीक है, जैसे मनरेगा वगैरह, इनको काम करवाओ। तो उसी का मतलब सूत्र लगाकर ये लोग क्या करते हैं कि काम कराते, पैसे डालते हैं ताकि लोग खरीदारी करते रहें, तो इकोनॉमी हमारी एकदम से ठप ना हो, है ना। लेकिन कह रहे कि हो सकता है उसी में कंपनी या जो बैंकें हैं वो ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है कई बार, है ना। तो ब्याज दरों में वृद्धि का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब ब्याज दर बढ़ेंगी, भले सरकार पैसे बढ़ा रही है, दे रही है, लेकिन जब ब्याज दरें इतनी बढ़ी हैं तो आप पैसे बचा के जमा ही नहीं कर सकते हो। तो यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है, उस वक्त उस प्रभाव को ही क्राउडिंग आउट कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो ये कि जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी हो। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तुरंत एक बार में आपको ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि मंदी के समय सरकार को क्या करना होता है, तो उसी के बारे में ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड वेलेजरी द्वारा पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों पर नियम लगाने हेतु पारित किया गया था। सेकेंड है, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती में किया था। तो यहाँ पर कोट दिया गया है कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखते कि इसमें से क्या सही होना चाहिए। तो देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया।
महात्मा गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजरात में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर कौन सा सब प्रकाशन गुजराती में किया था? तो नहीं, हरिजन का अंग्रेजी में, ठीक है, और हरिजन बंधु का गुजराती में और हरिजन सेवा का हिंदी में किया था। तो इसलिए ऑप्शन ए केवल हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, बी देवबंद आंदोलन, कासिम नौनोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही, सी यंग बंगाल आंदोलन एनी बेसेंट, या डी नामधारी आंदोलन राम सिंह। कहते इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है पहले। तो देखिए, अहमदिया आंदोलन जो हमारा क्या नाम है की स्थापना हुई थी वो 1839 यानी 1839 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, और इसका उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्म उपदेश और नियमों को उदार बनाना था। तो अहमदिया हमारा जो है वो हो जाएगा रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, देवबंद की तो याद ही होगा हर किसी को, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया ही है। तो मोहम्मद कासिम नौनोतवी, ठीक है, और एवं अहमद गंगोही ने 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये भी हमारा सही है। यंग बंगाल आपको याद ही आ गया होगा, यंग बंगाल जो है वो हमारा सही सुमेलित है, क्योंकि इसको हेनरी विवियन डेरियोजो द्वारा शुरू किया गया था, ना कि एनी बेसेंट। यही हमारा आंसर है, और ये यहाँ पर ये गलत सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना, बी बारदौली सत्याग्रह, सी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, या डी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बाद में जो घटित हुई थी। वैसे हम पहले ईयर से जाते हैं। 1929 में आपकी बंगाल में टेनेसी एक्ट को लेकर अकरम खां, अब्दुल रहीम, फजलुल हक के प्रयासों से कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई थी 1929 में। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह सबको याद है 1928, और आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो 1920 में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से होती है। तो ये होती है 1920 में अखिल भारतीय। और इंडिया होम रूल की अगर बात करें, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो इसकी स्थापना तो श्यामजी ने लंदन में श्यामजी कृष्ण मिश्र द्वारा की जाती है। तो इसकी स्थापना आपकी 1905 में की जाती है ना। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का, तो ईयर के हिसाब से अगर हम गए तो हमें पहले ही अच्छे से आंसर पता चल गया। 1905 में आपकी इंडिया होम रूल होती है स्थापना, 1920 में आपकी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की होती है, 1928 में बारदौली, और 1929 में कृषक प्रजा पार्टी। तो सबसे बाद में स्थापना की बात करें 1929 कृषक प्रजा पार्टी की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1920, बी नागपुर अधिवेशन 1891, सी अमृतसर अधिवेशन 1919 यानी 1919, और डी लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, तो देखते हैं आपका जो नागपुर अधिवेशन होता 1891 यानी 1891 में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था, और इसके अध्यक्ष उस समय पी आनंद चार्लू थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1891। ओके, आई होप आंसर पता चल गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट है आपका, और ये सूची सेकंड में ईयर है, और ये प्रस्ताव है। ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1917, बी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1932, सी अगस्त घोषणा 1946, डी सांप्रदायिक निर्णय 1940। चलते हैं इसको पहले मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक है अगस्त प्रस्ताव और एक है अगस्त घोषणा। ठीक है, तो अगर अगस्त प्रस्ताव की बात करोगे तो ये आपका निम्नलिखितों के कार्यकाल के समय यानी 1940 में। ठीक है,
ये आता है 1940 में। अगस्त प्रस्ताव को ध्यान रखना है, ये रहता है आपका 1917 में, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपको पता है 1946 B3, और सांप्रदायिक निर्णय आपका रहता है 1932 में, ठीक है। रैमसे मैकडोनाल्ड जब इसका निर्णय करते हैं तो ये रहता है आपका 1932 में। तो इस तरीके से हमारा कोड निकल आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, A4 B3 C1 D2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 2018, B 2010, C 2005 या D 2009, ठीक है। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। सी रंगराजन समिति 2001 की सिफारिश पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे, ठीक है। तो आपका 2005 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले तो ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं। ऑप्शन ए अनैच्छिक बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हों परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले तो ऐसी बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए अमृत योजना, बी अटल पेंशन योजना, सी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या डी 4 नंबर सक्षम योजना। करें कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, ऐसी योजनाएं हमारी करंट अफेयर की खूब पूछी जाती हैं, तो अगर हमें इनका थोड़ा सा भी याद है ईयर कि ये कब लॉन्च हुई थी तो फिर तो ही हम इसको निकाल सकते हैं, वरना काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर डी सही है। वो कैसे? अब यहाँ पर महीने में कन्फ्यूजन है। जो अटल पेंशन योजना आपकी स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 9 मई 2015 को, ठीक है। और अमृत योजना जो शुरू हुई थी वो 15 नवंबर 2015 को वो भी स्टार्ट हुई थी। तो अब महीना अगर याद नहीं है तो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। हालांकि इतना तो नहीं याद रहता है पर फिर भी हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना स्टार्ट हुई थी आपकी और 15 नवंबर 2015 को अमृत योजना। तो ठीक है, तो दो की हमने बात कर ली कि अमृत पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना ये 2015 में ही दोनों शुरू हुई थी। लेकिन अटल पेंशन योजना आपकी 9 मई को लॉन्च की गई थी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन के रूप में, और अमृत योजना जो लॉन्च की गई थी वो 15 नवंबर को लॉन्च की गई थी मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो ये आपकी जो है वो 5 मार्च 2019 को लॉन्च की गई थी। ये भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रावधान है इसमें। और सक्षम योजना की बात करेंगे तो सक्षम योजना आपके 28 सितंबर 2016 को, ठीक है। ये देश भर में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए एक नया नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए। तो इस तरीके से सेकंड, फर्स्ट, 4 सक्षम, फिर 3, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रारंभ वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करें, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इनमें ये जरूर ध्यान रखना है, हालांकि जब हमें एक याद रहेगी फिर इधर याद आ जाएंगी तो फिर हम गेस वर्क से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कई बार है कि गेस वर्क नहीं काम करता क्योंकि वो इस तरीके से यहाँ पर जो कूट है वो इस तरीके से ही देते हैं, तो कई बार गेस वर्क नहीं काम करता, पर फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एशिया अवसंरचना निवेश AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। सेकेंड है, इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्धारित किया गया है। कह रहे असत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो कथन आपका जो यहाँ पर असत्य है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है।
एशिया और संरचना निवेश बैंक की बात करें, AIIB की स्थापना तो ये 25 दिसंबर 2015 को ही हुई थी। और जो सेकंड बता रहे हैं कि इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्धारित किया गया, तो ये भी सही है। तो अगर असत्य कथन की बात करें तो ना तो पहला असत्य है ना ही दूसरा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये हमारे यूपीएससी में 2 बार आ चुका है। ठीक है। थोड़ा सा कथन बदल के उन्होंने दिया है। एक बार में दिया था कि कितने देश इसके सदस्य हैं, और एक में कुछ और दिया था, हेडक्वार्टर पूछा था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है, ध्यान रखना है कि मतलब इस तरीके से वो पूछते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग आपका कहाँ है ये तो पता ही है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना पर रोक लगा दी गई? ऑप्शन ए शिवरमन समिति, बी विजय केलकर समिति, सी एम नरसिम्हन समिति, या डी शीतलवाड़ समिति। तो वर्ष 1975 में कृषि शोध को नई दिशा एवं बढ़ावा देने के लिए एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई थी। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, विजय केलकर समिति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? ऑप्शन ए खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954, बी ट्राइफेड 1987, सी एगमार्क एक्ट 1937, या डी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1986। अब इसमें से कौन सा एक बेमेल यानी गलत सुमेलित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना जयपुर राजस्थान में अगस्त 1988 में हुई थी, ना कि 1986 में नहीं, 1988 में हुई थी। यही हमारा गलत सुमेलित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। ठीक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, बाकी सभी सही सुमेलित है। एगमार्क एक्ट आपका 1937, ट्राइफेड आपका 1987, खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? ऑप्शन है आर्थिक मामलों का विभाग, बी राजस्व विभाग, सी व्यय विभाग, या डी वित्तीय सेवा विभाग, है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, जिसे संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, तो मैं उन लोगों को बता दूं जो पहली बार टेस्ट सीरीज देख रहे हैं या पहली बार तैयारी में उतरे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण होता है जैसे इस साल जो बजट आपका निर्धारित किया गया है, उस बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई वो पूरी खत्म हुई है, पूरी धनराशि का प्रयोग हुआ है या कुछ बच गया है, जो गोल सरकारों ने क्या नाम है कि डिसाइड किया वो अचीव कर पाई कि नहीं, कितना कहाँ पर पहुँच पाई, उसके बारे में सारा लेखा जोखा होता है। तो वो बजट के एक दिन पहले ही प्रस्तुत किया जाता है ताकि पता चल सके कि सरकार ने क्या क्या गोल अचीव किए हैं और क्या अभी बाकी रह गया है ना। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है आर्थिक मामलों का विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है एक क्षेत्र में समान प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया, बी एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया, सी भिन्न भिन्न क्षेत्र में एक समान प्रजातियों की संख्या एवं परस्पर क्रिया, या डी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रजातियों की संख्या एवं परस्पर क्रिया। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया एक बार। निम्नलिखित में कौन एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? ठीक है। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, जैविक समुदाय कहलाती है। वस्तुतः यह विभिन्न प्रजातियों के विविध प्रकार की संख्या का साक्षर है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है? ऑप्शन है रेडियो सक्रिय तत्व, बी भारी धातुएं, सी DDT, या डी घरेलू अपशिष्ट। कह रहे हैं जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है ऐसा प्रदूषक कौन सा नहीं है, है ना। तो बात करें ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, वे लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखलाओं से गुजरते हुए संचित हो जाते हैं
को जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहा जाता है, जैसे सीसा, डीडीटी, भारी धातुएं, प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व इत्यादि। जबकि घरेलू अपशिष्ट एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मतलब कि डिकम्पोज हो जाता है ना, मिल करके ख़त्म हो जाता है। बाकी ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ये लंबे समय तक बनी रहती हैं, ये उनका कहने का मतलब है। ओके, चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन ए भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह, बी पर्यावरण इंजीनियर GD अग्रवाल, सी पीपल फॉर एनिमल की स्थापना वंदना शिवा, या डी भारत का बर्डमैन सलीम अली। अगर इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए भारत का जल पुरुष कहा जाता है ना, भारत का जल पुरुष कहा जाता है। आपका पीपल फॉर एनिमल की स्थापना की जो बात कर रहे हैं, जीवों को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल संगठन की स्थापना मेनका गांधी द्वारा की गई। इन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक काम किए हैं। तो ये वंदना शिवा नहीं होंगी, यहाँ पर हो जाएंगी मेनका सिंह। तो सी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1988, बी 1989, सी 1990 या डी 1992। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के विषय में अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने के लिए IPCC, जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। ठीक है, इनका गठन 1988 में UNEP और WMO द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरीके से 1988 है ना, ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर जो दिया गया है यही हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है लॉरेंस वक्र, बी गरीबी रेखा, सी गिनी गुणांक या डी ए व सी दोनों। ठीक है, तो निर्धनता का जो सापेक्षिक मान निकालने के लिए विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता इसको दर्शाता है निर्धनता का सापेक्षिक मान। ठीक है, इसके मापन की दो विधियां लॉरेंस वक्र व गिनी गुणांक है, जबकि निरपेक्ष गरीबी एक न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है और इस विधि से मापी गई गरीबी को हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। इसमें गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए व सी दोनों, लॉरेंस वक्र, ठीक है, व गिनी गुणांक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया। ऑप्शन है 1948 की औद्योगिक नीति में, बी 1956 की औद्योगिक नीति में, सी 1980 की औद्योगिक नीति में या डी 1991 की औद्योगिक नीति में। ठीक है, तो संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया, तो बात कर लेते हैं आपका। देखिए, बात करें स्वतंत्रता के पश्चात देश की औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करते हुए मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1956 की औद्योगिक नीति में। ठीक है, घोषणा उन्होंने 1948 ईयर में किया था, मतलब उस साल में, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी वो 30 अप्रैल 1956 को रखी गई थी, जो कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में या डी 1993 में। ठीक है, तो फिरवानी समिति 1991 की सिफारिश पर 1992 में आपका भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय अगर बात करें तो मुंबई में स्थित है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1992 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है सूची के क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। ये सूची फर्स्ट है संस्था संगठन अधिनियम, सूची सेकंड स्थापना वर्ष। ऑप्शन ए कपाट
2003, बी FRBM 1986, बी फेमा 1982, ये डी एक्सिस बैंक 2000। देखो, जन सहयोग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कपार्ट का गठन 1986 में किया गया था। तो आपका कपार्ट की बात करें और केंद्र एवं राज्य सरकारों का, ठीक है, कपार्ट का आपका 1986 हो गया, यानी कि ए सेकेंड। इसके बाद में अगर बात करें केंद्र एवं राज्य सरकारों के वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से FRBM एक्ट को लोकसभा द्वारा 2003 में पारित किया गया तथा 2004 में इसे अधिसूचित किया गया। तो FRBM की बात करें, हमारा FRBM हो गया 2001 में, ठीक है। तो ए सेकेंड B1, ए सेकेंड तो दो जगह है बट B1 नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा सही, ठीक है। फेमा आपका हो जाएगा 2004 में, एक्सिस बैंक हो जाएगी आपकी 1982 में, ठीक है। चलें, हमारे कूट से सही मिलान के द्वारा डी आंसर हमारा सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोईपोरिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। ऑप्शन है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से, बी शेयर घोटाले की जांच से, सी देश के वित्तीय ढांचे में सुधार से, या डी लघु उद्योग से, ठीक है। तो बात करें अगर, तो बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 दिसंबर 1991 को प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि चोलों की राजधानी उदयपुर प्रसिद्ध थी। ऑप्शन ए रेशम के व्यापार के लिए, बी कपास के व्यापार के लिए, सी स्वर्ण मुद्राओं के लिए, या डी मसालों के व्यापार के लिए। तो चोलों की राजधानी जो उदयपुर है उसके बारे में अगर बात करें तो जो चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मंगलूर या मनलूर थी, ठीक है। बाद में उदयपुर तथा तंजौर भी राजधानी बनी। उदयपुर जो आपकी है वो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा कपास के व्यापार के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है हड़प्पा स्थल, सूची सेकंड है सामग्री। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड, बी लोथल, हल की आकृति, सी कालीबंगा, हाथी का कपाल, या डी बनावली, फारस की मुहर। तो हम इनको मिलान करते हैं कि कौन सी जो वस्तुएं हैं या सामग्री है वो किस स्थल से हमको प्राप्त हुई है ना। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि हल की आकृति हमको प्राप्त हुई, तो ये हमको बनावली से प्राप्त हुई, ठीक है। और लोथल से आपको फारस की मुहर मतलब प्राप्त हुई है। हम लोगों ने जब पढ़ाई की तो उसमें हमने देखा है, अगर आपको ना पता हो, हड़प्पा स्थल की बात हो रही है और उसमें लोथल एक जगह है गुजरात में, तो वहाँ से हमें फारस की मुहर प्राप्त हुई है। बनावली से हमें हल की आकृति प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें अग्नि का कुंड या अग्निकुंड प्राप्त हुआ है ना, वहाँ पर ये मिला है। और मोहनजोदड़ो से आपको हाथी का कपाल, ठीक है। तो ऑप्शन डी A3। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो D2 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, A3, क्योंकि मोहनजोदड़ो हाथी का कपाल खंड, बी लोथल से हमें फारस की मुहर प्राप्त हुई है, सी कालीबंगा से अग्निकुंड और बनावली से हल की आकृति, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आते हैं ना UPPCS में। हालांकि इस बार RO में एक भी क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से देखने को नहीं मिला है, बट UPPCS में तो आते ही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक मानते थे या माना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन समय में किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक या रक्षक माना जाता था। ऑप्शन है अग्नि, बी इंद्र, सी पूषण, या डी वरुण। तो अगर हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन में देवताओं में वरुण को इंद्र तथा अग्नि के बाद तीसरा प्रमुख देवता माना जाता था। वरुण जल या समुद्र का देवता थे तथा प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी माना जाता था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा वरुण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का फिर है। सूची फर्स्ट में अभिलेख है और सूची सेकंड में संबंधित व्यक्ति है। ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति,
समुद्रगुप्त, बी विल्सण स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, सी भीतरी स्तंभ लेख कुमारगुप्त, या डी पूना ताम्रपत्र प्रभावती। देखिए या तो पत्र होते थे या तो अभिलेख होते थे, है ना। पत्र, अभिलेख, स्तंभ, जिनके द्वारा जो मैसेज होते थे, संदेश होते थे, उन्हें छपवाया या काफ़ी दिनों तक संभाल के रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करेंगे तो समुद्रगुप्त हो गए आपके। विल्सण स्तंभ की बात करें अगर तो कुमारगुप्त हो गए, यानी कि बी थर्ड। भीतरी अभिलेख की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, और पूना ताम्रपत्र आपका प्रभावती थे। इस तरीके से कूट का देखते हैं क्या होता है मिलान करके। A1 ठीक है, इसके बाद में D4, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। A1, B3, C2 और D4, हाँ तो ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा, यानी कि कूट हमारा सी सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। ऑप्शन है 1000 यानी 1000 करोड़, बी 10,000 करोड़, सी 500 करोड़, या डी 5000 करोड़। ठीक है, तो देख लेते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में। जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्षों तक 5000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, उसकी 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, या 25,000 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक कारोबार को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ये कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। तो 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी अंडमान एवं निकोबार, डी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको अगर क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अंडमान निकोबार में अच्छी खासी मात्रा में मैंग्रोव पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं। कभी कभी ये डेटा आगे पीछे घटता बढ़ता रहता है, तो कई बार हमारा गेस वर्क रॉन्ग हो जाता है। तो अगर बात करें, मैंग्रोव लवण सहिष्णु समुदाय हैं जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 100 से 300 सेंटीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव का आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य और संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश। देखिए सब जगह पाए जाते हैं, है ना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने बोला कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में आपका गुजरात है, अंडमान निकोबार भी है, मैंने सबका बताया है और इसमें अच्छे से लिखा भी है। तो ये हमें पता होता है, लेकिन क्या होता है जब एग्ज़ाम प्रेशर होता है तो हमें ओनली एक ही ऑप्शन अगर हमारा गलत हुआ तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। ये बहुत होता है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये खनिज हैं और ये शीर्ष उत्पादक देश है। ऑप्शन है प्राकृतिक गैस रूस, बी लौह अयस्क चीन, सी स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, या डी हीरा अमेरिका। ये भी क्वेश्चन खूब आता है, पूछा जाता है। तो प्राकृतिक गैस की बात करें, आपकी प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है वो आपके अमेरिका हो गया। अगर बात करें लौह अयस्क की तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। स्वर्ण की अगर बात की जाए तो ये आपका चीन में है, क्योंकि चीन का बाजार है। और हीरा की बात करें तो हीरा आपका रूस में। तो इस तरीके से ऑप्शन को हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि A4, B3, C2 और D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ऑप्शन है मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। कारण थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता। करें नीचे दिए गए कोड का चयन करके सही उत्तर का चयन करें। कोड हमारा है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी
ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो अगर बात करें अभिकथन ए तथा आर दोनों सही है, और कथन जो कारण आर है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। कैसे करता है? इन्होंने यहाँ पर कहा है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये कह रहे हैं कि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI दो आधारों पर की जाती है, और थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को शामिल किया जाता है। इसलिए यह WPI से अधिक व्यापक मान है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है? ऑप्शन WTO, B IDA, C IMF या D IFC। ठीक है, तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मात्रात्मक, ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन ए इस तरीके से हमारा सही हो जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? ऑप्शन है 2009-10, बी 2008-9, सी 2011-12 या डी 2013-14। तो वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ये स्थान है, स्थित स्थान, और ये संबंधित खनिज है। वीपा, बॉक्साइट, ब्रोकन हिल, जस्ता, चांदी, लेड, सी पिलबरा, लौ अयस्क, डी ओलंपिक डैम खान, सोना। तो अब यहाँ कौन सा स्थान नहीं सुमेलित है वो हमें बताना। ऑस्ट्रेलिया में स्थित वीपा बॉक्साइट निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है। ब्रोकन हिल लेड जस्ता चांदी के उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पिलबरा आपका लौ अयस्क के लिए तथा ओलंपिक डैम खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए काल गुरगिल तथा कुलगार्डी स्थित है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ओलंपिक डैम खान आपकी यूरेनियम के लिए है, ना कि सोना के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन फर्स्ट, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सेकंड, मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो कूट ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो कर्क रेखा आपको पता 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और यह हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है। सेकंड क्यों नहीं सही है? देखो, अगर बात करें कि मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो इसीलिए ये गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कर्क रेखा दक्षिण में स्थित है, तो ये उत्तर में स्थित है, ना कि दक्षिण में, इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, बी कश्मीर हिमालय में, सी उत्तर पूर्वी हिमालय में, डी थार मरुस्थल में। तो करेवा भूमि कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक पाया जाता है और इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ आपको पता ही हैं। करेवा का शाब्दिक अर्थ उच्च पठारी भूमि से है, तो ये आपका बी ऑप्शन यानी कि कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, ये जो भू आकृति है ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी बहती है। ऑप्शन है काराकोरम व लद्दाख श्रेणियों के मध्य, बी लद्दाख व वृहद हिमालय के मध्य, सी काराकोरम व जास्कर श्रेणियों के मध्य, या डी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य। तो काफ़ी सिंपल है, अगर याद होगा तो सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित है और तिब्बत में इसे सिंगी खानवान करके कहते हैं। और फिलहाल जो सिंधु नदी हमारी बहती व लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहती है। ठीक है, आज इसको इतना ही रखते हैं, शोर बहुत हो रहा है। तो फिर हम जो बचे हुए इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है और एक और टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए करंट के ही हैं, तो दोनों को मिला करके मैं भी एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।